मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 6 साइंस आज हम शुरू करने वाले हैं, जिसमें आप देख रहे हैं विषय सूची। विषय सूची के अंदर पार्ट 1 है सजीव तथा निर्जीव वस्तुएं। पार्ट 1 से लेकर के और ये आपका पार्ट 16 तक, अर्थात लेसन नंबर 1 to 16 चुंबकत्व तक ये आपका कंप्लीट बुक है। लेसन नंबर 1 जिसमें सजीव तथा निर्जीव वस्तुएं, लेसन नंबर 16 चुंबकत्व मैग्नेटिक के बारे में है। यहाँ पर आज हम शुरू करने वाले हैं अभ्यास 1 अर्थात चैप्टर 1, जिसका नाम है सजीव तथा निर्जीव वस्तुएं, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। इनको इंग्लिश में कहते हैं लिविंग मीन्स सजीव, नॉन लिविंग मीन्स निर्जीव, सजीव तथा निर्जीव वस्तुएं। इसमें जो इम्पोर्टेंट आपको करना है, इम्पोर्टेंट जो पॉइंट हैं वो नंबर 1 इसका परिचय, लेसन का परिचय होगा, सजीवों के लक्षण होंगे, पौधों तथा जंतुओं में अंतर दोबारा समझ सकते हैं। इंट्रोडक्शन होगा, सजीव और निर्जीव क्या होता है, सजीवों के लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग्स थिंग, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग्स अर्थात सजीवों के लक्षण, पौधों तथा जंतुओं में अंतर, डिफरेंस बिटवीन एनिमल्स एंड प्लांट्स, डिफरेंस बिटवीन एनिमल्स एंड प्लांट्स। इन तीनों चीज़ों का हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम परिचय पर आते हैं, इंट्रोडक्शन पर आते हैं। सजीव क्या है, निर्जीव क्या है। जैसा कि हम समझ सकते हैं कि सभी सजीव जो प्राणी होते हैं ये कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। किससे मिलकर के बने होते हैं? कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। पहले तो आप यही समझ लीजिए कि सजीव और निर्जीव को हम पहचानेंगे कैसे। सजीव जिनके अंदर जीवन होता है उनको हम सजीव कहते हैं। निर्जीव जिनके अंदर जीवन नहीं होता अर्थात कोई भी जीवन का लक्षण उपस्थित नहीं होता, उनको हम निर्जीव की श्रेणी में रखते हैं। तो पहले हम सजीवों का अध्ययन करेंगे, उसके बाद निर्जीव का अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर अब बात आती है कि सजीव प्राणी जो है, सजीव प्राणी का क्या परिचय है, क्या इंट्रोडक्शन है। अभी आपको बताया गया था कि सजीव प्राणी सभी कोशिकाओं के बने होते हैं। कोशिकाएं जो होती हैं वो शरीर की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती हैं। सेल्स जो है, सेल्स को हम समझ सकते हैं द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी, दैट इज कॉल्ड सेल। कोशिका, कोशिका शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। दोबारा आप समझ सकते हैं द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड सेल्स। जितने भी कार्य होते हैं सजीवों के अंदर या जितने भी रचनाएं होती हैं शरीर के अंदर, वो सभी एक कोशिका में ही स्थित होती हैं। इस तरीके से हम इसको परिभाषित कर सकते हैं। कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई है और सभी प्रकार के कार्य जितने भी सजीवों के अंदर होते हैं वो इस कोशिका के द्वारा ही होते हैं। इसलिए इसको स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कहा गया है, अर्थात ये संरचनात्मक इकाई है। प्रत्येक अंग का निर्माण कोशिका के द्वारा होता है, प्रत्येक कार्य कोशिका के द्वारा संपादित होता है। जब एक जैसी कोशिकाएं आपस में मिलती हैं तो उस क्रिया को ऊतक कहते हैं। एक जैसे ऊतक मिलकर के ऊतक तंत्र का निर्माण करते हैं, ऊतक तंत्र मिलकर के अंग का निर्माण करते हैं और सभी अंग मिलकर के पूरे सजीव का निर्माण करते हैं, अर्थात जीव का निर्माण हो जाता है। जीव उसमें सूक्ष्म श्रेणी का हो सकता है, निम्न श्रेणी के हो सकते हैं, उच्च श्रेणी के हो सकते हैं। अगर हम मनुष्य का अध्ययन करते हैं या किसी भी एनिमल्स का अध्ययन करते हैं तो ये सभी उच्च श्रेणी में आते हैं। सजीवों की पहचान कैसे होंगी? जिसमें सजीव के लक्षण पाए जाते हैं, जैसे जो वृद्धि करते हैं, गति करते हैं, जो भोजन ग्रहण करते हैं, जिनके अंदर संवेदनशीलता होती है, जो श्वसन की क्रिया करते हैं, प्रजनन करने की क्षमता होती है, उत्सर्जन करते हैं, उत्सर्जन अर्थात हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया होती है। तो इन लक्षणों के आधार पर हम सजीव कहते हैं। और अगर किसी जीव के अंदर ये लक्षण नहीं है तो उनको हम निर्जीव कहते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? निर्जीव कह सकते हैं। जिनके अंदर सजीवों के लक्षण होते हैं वो सजीव होते हैं, जिनके अंदर ये लक्षण नहीं होते उनको निर्जीव कहते हैं। और इस प्रकार हम इनको जो है
सभी जीवों को दो बराबर भागों में बांट सकते हैं, दो भागों में बांट सकते हैं, जिसको हम सजीव और निर्जीव कहते हैं। अब यहाँ कुछ सजीवों के लक्षणों का हम अध्ययन करने वाले हैं। सजीवों का अध्ययन कि उनके अंदर कौन कौन से उदाहरण हैं, किन को हम सजीव मानते हैं, ये तो अब आप पढ़ ही चुके हैं कि जिन जीवों के अंदर जीवन पाया जाता है, जिन जीवों के अंदर जीवन पाया जाता है वो सजीव वस्तुएं कहलाती हैं। अर्थात जो गति, वृद्धि, प्रजनन, जनन, उत्सर्जन, परिसंचरण, श्वसन, ये सभी क्रियाएं जिनके अंदर होती हैं उनको हम सजीव कहते हैं। जैसे मनुष्य, पशु है, पक्षी है, पेड़ पौधे भी हमारे सजीव में ही आते हैं। चित्र आप देख रहे हैं, जैसे शेर है, चींटी है, पेड़ है, फ्रॉग, मेंढक है, तो ये सभी हमारे सजीव हैं और सभी के अंदर सजीवों के लक्षण पाए जाते हैं। लक्षणों के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। नंबर 2 है निर्जीव। निर्जीव की पहचान सबसे अच्छी यही होती है कि जिनके अंदर जीवों के लक्षण नहीं पाए जाते, जीवन के लक्षण नहीं पाए जाते, उनको हम निर्जीव वस्तुएं कहते हैं। जैसे मेज़ है, लकड़ी की बनी हुई मेज़ होगी, मोटरसाइकिल है, कार है, आप जानते हैं, पुस्तक है, तो ये सभी चीज़ें हमारी जो चित्र में अब आप देख रहे हैं, बसेज हैं, पुस्तक हैं, मोटरसाइकिल हैं, ये सभी चीज़ें निर्जीव की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि ना तो ये सांस लेते हैं, ना ही वृद्धि करते हैं, ना ही गति करते हैं, ना ही प्रजनन करते हैं, ना ही ये उत्सर्जन क्रिया करते हैं, ना ही ये श्वसन की क्रिया करते हैं। तो इनके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये जो सभी चीज़ें हैं ये निर्जीव की श्रेणी में रखी गई हैं। ऊपर जो आपको पढ़ाया गया ये सब सजीव की श्रेणी में रखा गया है। अब अगला पॉइंट आता है कि सजीव के लक्षण कौन से हैं जिनके आधार पर हम सजीव उनको मानते हैं। तो इसमें बहुत निम्नलिखित लक्षण पाए जाते हैं। कुछ लक्षण निश्चित होते हैं जिनके आधार पर जीवों को सजीव कहा जाता है या सजीवों को निर्जीव से अलग रखा जाता है। तो उन लक्षणों का हम अध्ययन करने वाले हैं। नंबर 1 है जो कि जीवों के अंदर सजीवों के अंदर जो लक्षण पाए जाते हैं तो वो है कि सजीवों का निश्चित आकार तथा माप होता है। इन लक्षणों के आधार पर हम इनको आसानी से पहचान सकते हैं। इन लक्षणों के आधार पर हम इनको आसानी से पहचान सकते हैं कि जो सजीव है या जो जीव है जिनके अंदर जीवन है, तो अगर हमको वो हाथी दिखाई देगा तो हम उसको हाथी ही कहेंगे, क्योंकि उसका आकार निश्चित है, वो हाथी जैसा ही दिखाई हमको देगा, तो उसको हम हाथी कहेंगे। खरगोश है, खरगोश को खरगोश कहेंगे। डॉग है, कुत्ता है, उसको हम कुत्ता कहेंगे, क्योंकि इनका एक निश्चित आकार होता है। मनुष्य है, उसको हम मनुष्य कहेंगे, तो इनका एक निश्चित आकार होता है। पेड़ है, वृक्ष है, तो उसको हम वृक्ष कहेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि उनका एक निश्चित आकार होता है, उनकी एक निश्चित माप होती है, एक निश्चित उनकी रचना होती है। तो जिसके आधार पर हम उनको कह सकते हैं कि ये हाथी है, ये खरगोश है, ये कुत्ता है। तो ये ऐसा केवल सजीवों के अंदर होता है। नंबर 2 कोशिकीय संरचना से बने होते हैं। जैसा कि आपको अभी बताया गया था कि कोशिकीय प्रत्येक जीव का जो शरीर है कोशिका से मिलकर के बना होता है, जो एक ईंट जैसी रचना है जिसको हम सिर्फ सूक्ष्मदर्शी में माइक्रोस्कोप में ही जिसका अध्ययन कर सकते हैं। जैसे छोटी छोटी ईंटों से मिलकर के हम पूरा भवन तैयार कर देते हैं, पूरा मकान का निर्माण हो जाता है, इसी प्रकार से छोटी छोटी सेलों से मिलकर के पूरे शरीर का निर्माण हो जाता है। उसमें बड़े से बड़ा जीव जैसे हाथी, ये भी कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। जैसे चींटी, ये भी कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। मनुष्य, ये भी कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। तो सभी की संरचना कैसी होती है? कोशिका के द्वारा होती है, जिसको हम शरीर की या जीव की स्ट्रक्चरल यूनिट, संरचनात्मक इकाई जिसको हम कहते हैं। कोशिका के आधार पर जीव 2 प्रकार के होते हैं, कुछ एक कोशिकीय होते हैं, कुछ बहुकोशिकीय होते हैं। यूनिसेलुलर होते हैं, एक कोशिकीय यूनिसेलुलर, बहुकोशिकीय मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर अमीबा, पैरामीशियम, ईस्ट, क्लेमाइडोमोनास इत्यादि होते हैं। ये एक कोशिकीय जीव हैं, एक कोशिका के द्वारा ही अपना जीवन जीते हैं, और ये इनको बताया जाता है कि ऐसे जीव कभी नष्ट नहीं होते, ये अमर रहते हैं। यूनिसेलुलर है, एक ही कोशिका इनके अंदर पाई जाती है। किंतु जहाँ बहुकोशिकीय जीव हैं जिनके अंदर अलग अलग अंग होते हैं, बहुत सी कोशिकाएं होती हैं। अलग अलग अंग का मतलब चलने के लिए पैर होते हैं, बोलने के लिए मुंह होता है, सुनने के लिए कान होते हैं, सूंघने के लिए नाक होती है, देखने के लिए आंखें होती हैं, सोचने के लिए माइंड होता है, वस्तु पकड़ने के लिए हाथ होते हैं, चलने के लिए पैर होते हैं। तो ऐसे जो जीव हैं इनको हम मल्टी सेलुलर जीव कहते हैं, और जो उच्च श्रेणी के जीवों में जिनको रखा गया है
तो इस तरीके से हम कोशी के आधार पर जीव को बांट सकते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, एक कोशिकीय बहुकोशिकीय। ऐसा केवल सजीवों के अंदर ही होता है। नंबर 3, सजीव वृद्धि करते हैं। यह आप जानते हैं। कोशिका की रचना हम इससे पहले और मैं आपको थोड़ा बता दूं, प्याज की जो झिल्ली होती है उससे हम कोशिका की रचना कर सकते हैं और अच्छे ढंग से अध्ययन कर सकते हैं। जब आप और आगे चल कर के 9th और 10th में पहुंचेंगे तो आपको इसकी विस्तृत जानकारी दी जाएगी कि मनुष्य के अंदर जो कोशिका होती है, जो इसकी सबसे छोटी इकाई होती है, उसका आकार कैसा होता है। यह आप चित्र में देख भी रहे हैं, एकदम ईंट जैसा होता है, ईंट के आकार का होता है, जिसका अध्ययन हम माइक्रोस्कोप दिखाई देने वाली सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही कर सकते हैं। प्याज की जो वाइट कलर की झिल्ली होती है, इससे कोशिका को अच्छे ढंग से समझा जा सकता है। नंबर 3 लक्षण पर आते हैं हम, सजीव वृद्धि करते हैं। बिल्कुल ठीक है, सजीव वृद्धि करते हैं। जब आप मनुष्य के छोटे बच्चे को देखते हैं या किसी भी जीव के छोटे बच्चे को देखते हैं, किसी भी बीज से अंकुरित पौधे को देखते हैं, तो सबसे पहले वो एक बहुत छोटे आकार का होता है और धीरे धीरे जैसे उसकी उम्र बढ़ती चली जाती है तो उसका आकार बहुत बड़ा हो जाता है। पौधा एक विशाल वृक्ष के रूप में बदल जाता है। छोटा सा एक बच्चा, जन्म लेने वाला जो एक बच्चा है, वो कुछ दिन पश्चात धीरे धीरे वृद्धि करता हुआ 17-18 साल के अंदर पूर्ण वयस्क जो हैं मनुष्य में परिवर्तित हो जाता है। प्रत्येक जीव की जो संतानें होती हैं वो शुरू में छोटे आकार की होती हैं और धीरे धीरे एक निश्चित आयु में बढ़ते हुए, वृद्धि करते हुए पूर्ण वयस्क बन जाती हैं। तो इस तरीके से सजीवों का एक लक्षण है कि ये वृद्धि भी करते हैं। सभी सजीव भोजन ग्रहण करते हैं। सजीवों में काम करने की क्षमता होती है, तो अपने शरीर की वृद्धि के लिए, अपने शरीर को पुष्ट रखने के लिए, मजबूत रखने के लिए भोजन करने की भी एक आवश्यकता होती है। और भोजन जो है मनुष्य विभिन्न प्रकार से कर सकता है, विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों का जो है सेवन करता है। पेड़ पौधों को भी भोजन की आवश्यकता होती है, यहाँ तक कि मनुष्य भी पेड़ पौधों के द्वारा बनाए हुए भोजन पर निर्भर रहता है। पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, किंतु बाकी सभी जीव पेड़ पौधों के द्वारा बनाए हुए भोजन पर ही निर्भर रहते हैं। तो सजीव का एक विशेष लक्षण है कि ये भोजन ग्रहण करता है, जिसको हम नीचे दिए हुए इस उदाहरण से भी आसानी से समझ सकते हैं। नंबर 5 है, सजीव श्वसन क्रिया करते हैं, अर्थात सजीव सांस लेते हैं। ये सभी देखिए बच्चों, ये सभी लक्षण जो आपको बताए जा रहे हैं, ये वे लक्षण हैं जो सजीवों के अंदर पाए जाते हैं, जो जीवित हैं, जो जीव जीवित की श्रेणी में है, जिनको हम जीवित प्राणी कहते हैं, उन्हीं के अंदर ये लक्षण पाए जाते हैं। तो सजीवों के लक्षणों का हम अध्ययन कर रहे हैं। नंबर 5 है, सजीव श्वसन क्रिया करते हैं। श्वसन क्रिया का मतलब सांस लेना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ना और ऑक्सीजन गैस जो है अंदर लेना, नाक के द्वारा अंदर लेना, जो फेफड़ों में पहुंच करके ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और CO2 को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया करते रहते हैं, जिसको हम साधारण भाषा में सांस लेना कहते हैं। और ये प्रक्रिया 24 घंटे सतत निरंतर चलती रहती है। ऑक्सीजन वायुमंडल से खींचना और कार्बन डाइऑक्साइड शरीर के अंदर से बाहर निकालना, O2 और CO2 का आदान प्रदान सतत निरंतर पूरे जीवन चलता रहता है। और ये सजीवों का एक मुख्य लक्षण है, जिसको हम कहते हैं श्वसन क्रिया या सांस लेना। सभी जीव सांस लेते हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख भी रहे हैं। नंबर 6, सजीवों में उत्सर्जन क्रिया होती है। सजीवों में उत्सर्जन क्रिया होती है। ये क्रिया जो है शरीर के अंदर बनने वाले जितने भी हानिकारक पदार्थ हैं, वज्र पदार्थ हैं, वो सब उत्सर्जन क्रिया के द्वारा शरीर से बाहर निष्कासित कर दिए जाते हैं। जैसे त्वचा के द्वारा पसीने का निकलना, त्वचा के द्वारा स्किन जो होती है, पसीना निकलता है, ये भी एक हानिकारक पदार्थ है जिसको शरीर से बाहर निकालने की आवश्यकता होती है। इसको उत्सर्जन क्रिया कहते हैं। और जो शरीर के अमोनिया युक्त या नाइट्रोजनी पदार्थ पेशाब के रूप में शरीर से बाहर निकालते हैं, मलमूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकालते हैं, तो इस क्रिया को हम उत्सर्जन क्रिया कहते हैं। उसमें चाहे कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो, पसीना हो, मलमूत्र हो, ये सब हमारे अनावश्यक पदार्थ हैं, शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। सजीवों के प्रति संवेदना होती है, उद्दीपन या संवेदना।
अगर किसी प्राणी को या अगर किसी जीवित प्राणी को कहीं भी कोई चोट लग जाती है तो उसके प्रति वो संवेदना प्रकट करते हैं। तो ऐसा जीवित प्राणियों के अंदर ही होता है, संवेदना प्रकट होती है और सुख और दुख का एहसास होता है। दुख है तो उसकी भी अपनी एक संवेदना होती है, सुख होता है उसकी भी अपनी संवेदना होती है, और सुख और दुख की संवेदना सिर्फ सजीवों के अंदर होती है। तो ये भी सजीवों का एक लक्षण है जिसका हम आसानी से समझ सकते हैं कि भागते हुए आँखों के अंदर धूल का या मिट्टी का चले जाना तो तुरंत जो है शरीर एक्टिव हो जाता है और उस मिट्टी धूल के कणों को शरीर से आँखों से बाहर निकाल दिया जाता है। अचानक कोई गर्म वस्तु शरीर को छू जाती है तो हम उसको तुरंत अपने शरीर को पीछे हटा लेते हैं। अचानक कोई हानिकारक पदार्थ, सांप या कोई ऐसा विषैला जीव हमारे सामने आ जाता है तो उसके प्रति भी हम बहुत सजग होते हैं, बहुत जो हैं संवेदनशील होते हैं। तुरंत हम जो हैं उस स्थान से हट जाते हैं। तो इस प्रकार के जो सभी चीज़ें हैं ये संवेदनाएं प्रकट करती हैं और सजीवों के अंदर ये विशेष लक्षण जो है पाया जाता है। मानव सजीव गतिशील होते हैं, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये आसानी से जा सकते हैं, अपने पैरों के द्वारा चल कर के जा सकते हैं। और जहाँ तक कि पेड़ पौधे एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते तो इनको हम गतिशील नहीं कहते। जीवित तो होते हैं किंतु पेड़ पौधे के अंदर गतिशील होने का जो है गुण नहीं होता। तो ये सिर्फ प्राणियों के अंदर होता है, जीवों के अंदर होता है। पक्षी उड़ करके चले जाते हैं, ज़मीन पर रेंगने वाले ज़मीन पर रेंग करके चले जाते हैं, मनुष्य अपने पैरों के द्वारा चला जाता है, दीवारों पर रेंगने वाले जीव जो है रेंग करके चले जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये सब गतिशील होते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं पक्षी उड़ करके जाता है, घोड़ा दौड़ करके जाता है, मछली तैर करके जाती है। नंबर 9, सजीवों का शारीरिक संगठन होता है। शारीरिक संगठन अर्थात इसमें ऊतक पाए जाते हैं, अंग पाए जाते हैं, अंग तंत्र पाए जाते हैं। अंग तंत्रों से मिलकर के हमारे शरीर का निर्माण होता है और ये सभी अंग जो है पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, प्रजनन, जनन इत्यादि कार्य करते हैं। और सभी कार्य जो हैं अलग अलग अंगों के द्वारा किए जाते हैं। अगर पैर चलने की आवश्यकता होती है तो हम पैरों का प्रयोग कर सकते हैं, वस्तुओं को पकड़ने की आवश्यकता होती है तो हम हाथ का प्रयोग करते हैं। तो अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग अंग होते हैं। सजीव प्रजनन करते हैं। नंबर 10, ये भी एक सजीवों का लक्षण है। प्रत्येक सजीव में या जीव में, पेड़ पौधे में अपने समान संतान पैदा करने की एक क्षमता होती है जिसको हम प्रजनन क्रिया कहते हैं। तो अपने समान संतान पैदा करने की भी इनके अंदर क्षमता होती है। कुछ अंडे देते हैं, अंडों से एक निश्चित समय के बाद जीव का निर्माण होता है। कुछ बच्चे पैदा करते हैं। पेड़ पौधे फल के द्वारा बीज उत्पन्न करते हैं। तो इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि प्रत्येक जीव अपने जैसी संतानें पैदा करने की क्षमता रखता है। नंबर 11, सजीव वस्तुओं में अनुकूलन की क्षमता होती है। अनुकूलन का मतलब होता है कि प्रत्येक जीव अपने शरीर को वातावरण के अनुसार अनुकूलित कर लेता है। अब आप देखते हैं कि पूरे साल के अंदर कभी ठंड होती है, कभी गर्मी का मौसम आता है, कभी ठंडी का मौसम आता है, कभी बरसात का मौसम आता है, कभी हम ठंडे स्थानों पर चले जाते हैं, कभी गर्म स्थानों पर चले जाते हैं। तो हमारा जो शरीर है वो उसी प्रकार के वातावरण में रहने के लिए एडजस्ट कर लेता, अनुकूल हो जाता है। इसलिए जीवों के अंदर अनुकूलन की क्षमता होती है। न तो अत्यधिक ठंड का न ही अत्यधिक गर्मी का हमारे शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हमारा शरीर उसी प्रकार के वातावरण के लिए अनुकूलित हो जाता है। जैसा वातावरण होगा वैसे ही हम अनुकूलित हो जाते हैं। सजीवों में जीवन चक्र। नंबर 12, ये इससे आगे कल आपको पढ़ाया जाएगा। लेसन थोड़ा बड़ा है, वीडियो बड़ी हो जाएगी, इसलिए सभी बच्चे ध्यान से सुन लें। वीडियो के साथ साथ आपको जो फोटोग्राफ दिए गए हैं, जो भी आपको ये मटेरियल दिया गया, वीडियो को आप ध्यान से सुनें, बुक्स पर ध्यान दें। जिन बच्चों ने बुक्स नहीं लिए हैं वो बुक्स लेने की कोशिश करें और वीडियो को बुक्स के साथ मिला करके पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ये भी आप जानते हैं कि स्कूल की छुट्टी लंबी हो सकती हैं, उसके साथ साथ आप घर पर ऑनलाइन पढ़ने की जो सुविधा स्कूल ने दी है उसका आप पूरा फ़ायदा उठाएं। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, मेहनत करें और लॉकडाउन का पालन करते रहें। ये लेसन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, कल जो वीडियो डाली जाएगी इस लेसन को कंप्लीट किया जाएगा।
सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे और मेहनत से पढ़ते रहेंगे। थैंक यू।